ठीक है। तो इस तरह से लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ और ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट किया गया। तो इंडिया में भी फॉरेन कंपनी आए, साथ साथ इन्वेस्टमेंट लाए, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी भी लाया। तो इससे क्या हुआ कि बैरियर्स को रिमूव और रिस्ट्रिक्शंस को हटाने से लिबरलाइजेशन का बेनिफिट पब्लिक को मिला, यानी कस्टमर्स को मिला, यानी हम लोगों को मिला, हम आप सबको मिला कि कंपटीशन बढ़ा। पहले जो डोमेस्टिक कंपनी थे वो जो भी प्रोडक्ट बनाते थे हमें परचेज करना पड़ता था, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं थे। कंपटीशन बढ़ा, लिबरलाइजेशन से फॉरेन कंपनी एंट्री हुआ इंडिया में, तो वो अपने साथ इन्वेस्टमेंट लाए, टेक्नोलॉजी लाए, तो कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन का बेनिफिट ये हुआ, या कंपटीशन करने के लिए वो अपने प्रोडक्ट में बहुत सारे सुधार किए, प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बनाया, तो प्राइस को भी कॉम्पिटिटिव करना पड़ा। अगर वो प्राइस कम रखेगा तभी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से ज्यादा अपना प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा। इसका बेनिफिट कस्टमर को मिला कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट लो और रीजनेबल कॉस्ट पर मिलना शुरू हुआ। तो इस तरह से लिबरलाइजेशन और टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन इंप्रूव हुआ, राइज किया, ठीक है। और उसका बेनिफिट पब्लिक को मिला, कस्टमर्स को मिला कि लो कॉस्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट अवेलेबल वे ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन बिकॉज ऑफ liberalizing the trade barriers and improvement of technology and entry of foreign companies in the domestic country market. So the customer will get benefit of globalization in form of improved quality of product and reduction in cost of product या price of product, ठीक है। reduced price, improved quality या increased quality standard के रूप में हम लोगों को मिला और कंट्री को टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट मिले, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी की इंप्रूव होने से, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज को एडॉप्ट करने से, यानी ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट करने से, रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला। और कस्टमर को क्या फायदा मिला, इंप्रूव क्वालिटी या क्वालिटी का स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ और प्राइस रिड्यूस हुए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि आप अपने क्लास के सभी स्टूडेंट, जो लोग यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, बता दें कि सभी को क्लास अटेंड करना मस्ट है, ठीक है। क्योंकि जितने भी आप क्लास अटेंड करते हो और जो स्टूडेंट सभी क्लास को अटेंड करता है उसी का अटेंडेंस बनता है और संडे टेस्ट में पेयर होता है, ठीक है। तो इन सभी जगह से जो कॉमन स्टूडेंट होते हैं उन्हीं का अटेंडेंस बनता है। ये नहीं कि हम फर्स्ट क्लास को अटेंड करें उसके बाद सभी क्लास को अटेंड नहीं करें, एब्सेंट हो जाए तो उनका अटेंडेंस नहीं बनता है। या वैसे स्टूडेंट जो क्लास अटेंड नहीं करते हो और सिर्फ संडे टेस्ट देते हो उनका भी अटेंडेंस नहीं बनता है। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग को प्रेजेंट होना मस्ट है, अदरवाइज आप एब्सेंट माने जाओगे और फाइनल एग्जाम के समय आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि आपने क्लास क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ से पर अटेंडेंस भेजेंगे नहीं। आप जितने लोग प्रेजेंट हो उसी का अटेंडेंस हमारे यहाँ से जाता है। और ऑनलाइन क्लासेस में सभी 5 क्लासेस है उसमें कॉमन स्टूडेंट का जो सभी पार्टिसिपेट किया, क्लास अटेंड किया, उसी का अटेंडेंस होता है। कोई अगर ये सोचता है कि हम फर्स्ट क्लास या क्लास टीचर का ही क्लास करें और मेरा अटेंडेंस बन जाएगा, वैसा नहीं है। ये आप सबको मैसेज करो दोगे, कह दोगे तो बेहतर होगा। यू हैव टू अटेंड मोर एंड मोर स्टूडेंट, यू हैव टू ज्वाइन मोर एंड मोर स्टूडेंट इन ऑल क्लासेस, नॉट ओनली फर्स्ट पीरियड but first, second, third, fourth and fifth, all.
नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अब क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबल बिजनेस होने से, जब बिजनेस ग्लोबल हुआ, एट वर्ल्ड लेवल हुए, तो हर कंट्री का अपना अपना ट्रेड पॉलिसीज थे, ट्रेड रूल्स थे, ट्रेड रेगुलेशंस हैं, आज भी हैं, पहले भी थे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का ट्रेड रूल्स, ट्रेड पॉलिसी होता है, किसी का लिबरलाइजेशन ज्यादा होता है, कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा होते हैं, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस रिमूव नहीं करते, तो इससे ग्लोबल बिजनेस में प्रॉब्लम्स आने लग गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ठीक है, जो कि डेवलप्ड कंट्री ने मिलकर के इसे बनाया, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज जो एंट्री बैरियर्स लगा रखे हैं, यानी ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं, उसे कैसे हटाएं और अपना प्रोडक्ट या अपने कंपनियों के लिए दूसरे कंट्री में, जो डेवलपिंग कंट्री है, उसके लिए मार्केट कैसे खोला जाए, इसके लिए इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, दो कंट्री के ट्रेडर्स यानी दो कंट्री के प्रोड्यूसर्स या मल्टीनेशनल कंपनी के बीच जो ट्रेड प्रॉब्लम्स या इश्यूज होते हैं, उसे कैसे सॉल्व किया जाए, यानी डिस्प्यूट जो होते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स, उसको कैसे सॉल्व करें, इंटरनेशनल गाइडलाइन कैसे बनाए, ट्रेड गाइडलाइन। तो इसके लिए WTO बनाए गए, जिसका काम है रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड को बनाना, फॉर्म करना और इंटरनेशनल ट्रेड को ऑपरेट करना। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन such organization whose aim to liberalize international trade started at the initiative of the developed country. WTO established 4 rules regarding international trade. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए प्लान, पॉलिसी, रूल्स, गाइडलाइंस रेडी करना और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना। तो इंटरनेशनल ट्रेड को सिर्फ बढ़ावा कैसे दिया जाएगा, जब मैक्सिमम या अधिक से अधिक कंट्री लिबरलाइज होगा, जो उसमें एंट्री बैरियर्स फॉर फॉरेन ट्रेड है वो एलिमिनेट या रिमूव करेंगे, तभी वर्ल्ड ट्रेड हो पाएगा, यानी ग्लोबलाइजेशन इंप्रूव हो पाएंगे या इंक्रीज हो पाएंगे। थ्रू WTO is supposed to allow free trade for all. In practice, it is seen that the developed country have unfair retained trade barriers. यानी WTO क्या करता है, फ्री ट्रेड के लिए मोटिवेट करता है, फ्री ट्रेड के लिए वो कोशिश करता है कि जो भी मेंबर्स कंट्री हैं वो ट्रेड बैरियर्स हटा दे, और जो मेंबर कंट्री है वो किसी भी कंट्री में अपना बिजनेस इजिली एस्टेब्लिश कर सकता है। ये उसका पर्पस है, यानी ग्लोबलाइजेशन को और बढ़ाना, यानी दे आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट more and more nation with the help of WTO। ठीक है, तो WTO क्या करता है, रूल्स बनाते हैं। तो कई ऐसे भी रूल्स होता है जो WTO डेवलपिंग कंट्री के अगेंस्ट जाता है, जिसमें एक यहाँ पर केस है आपका डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, एक ट्रेड प्रैक्टिस पर यहाँ डिबेट है, यानी जो WTO बनाता है जिसके लिए डेवलपिंग कंट्री, उससे क्वेश्चन भी अराइज करते हैं कि ऐसा कैसे होगा, यानी दिस इज फ्री एंड फेयर ट्रेड, क्या ये फ्री एंड फेयर ट्रेड है। क्योंकि देखिए केस क्या दिया कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास, वो रिच कंट्री होते हैं, उनके पास GDP ज्यादा होता है, वो अपने GDP का एक ह्यूज शेयर या पार्ट वैसे कंपनियों को सब्सिडी के तौर पर देते हैं जो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाता है और दूसरे कंट्री में सेल करता है, जिस चीज का सब्सिडी कंपनसेट हो जाता है। जैसे अमेरिका अपने फार्मर को सब्सिडाइज्ड रेट पर या ह्यूज सब्सिडी प्रोवाइड करता है, जिससे अमेरिकी फार्मर का प्रोडक्ट यानी जो फार्म प्रोडक्ट होता है वो कॉस्ट कम हो जाता है, यानी उसकी बहुत कम कीमत होती है, तो वो कम से कम कीमत पर दूसरे कंट्री में सेल करता है। तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जिस कंट्री, मान लो इंडिया का एग्जांपल है, तो अगर कोई अमेरिकी कम फार्मर्स व्हीट प्रोड्यूस करता है तो उसकी कॉस्ट जितनी आती है उतना आता है, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, जिससे यानी बैक सपोर्ट देता है,
जैसे सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर, सब्सिडी ऑन सीड्स, सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडी ऑन इरिगेशन एटसेट्रा, नो टैक्स ऑन फार्म प्रोडक्ट। तो उसका क्या होता है, उसके फार्मर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंडिया की तुलना में कम हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उतना सब्सिडी नहीं देता जितना यूएस गवर्नमेंट अपने फार्मर को देती है। अब वो फार्मर अपने व्हीट को इंडियन मार्केट में अगर सेल करेगा तो ऑब्वियसली जो इंडियन प्रोड्यूसर्स या इंडियन फार्मर ने जो व्हीट प्रोड्यूस किया उससे उसका कॉस्ट और यूएस फार्मर यानी अमेरिकन फार्मर का जो व्हीट का कॉस्ट है उससे डिफरेंस होगा, यानी कॉस्ट ऑफ इंडियन फार्मर व्हीट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ अमेरिकन फार्मर सीड व्हीट। तो वो कम कीमत पर इंडियन मार्केट में बेचेगा, तो इंडियन फार्मर का प्रोडक्ट यानी जो व्हीट प्रोड्यूस किया वो कोई खरीदेगा नहीं, और अगर उससे कम कीमत पर मार्केट में सेल करता है तो फिर फार्मर को बचेगा क्या, नो प्रॉफिट। तो इससे फार्मर क्या होता है और पुअर हो चले जाएंगे, फिर धीरे धीरे लोग फार्मिंग या एग्रीकल्चर छोड़ता शुरू कर देगा। ये कंट्री के लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट फिर क्या करता है, ट्रेड बैरियर्स लगाना शुरू कर देता है, ताकि यानी अब वो प्रोडक्ट जो इंडिया में आएगा तो उस पर गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी, दैट इज अ ट्रेड बैरियर, वन ऑफ द मेथड या टूल्स ऑफ ट्रेड बैरियर, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा जिससे उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और डोमेस्टिक फार्मर का प्राइस से ज्यादा या उसके इक्वल हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक फार्मर का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड पर फोकस करता है, लिबरलाइज करने के लिए मोटिवेट करता है अपने मेंबर कंट्री को। ठीक है, लेकिन कुछ डिबेट्स भी हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट पड़े, तो ग्रेटर इम्पैक्ट अमंग द प्रोड्यूसर्स, तो दो तरह से पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर एंड इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, फर्स्ट इम्पैक्ट इन द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर इज इंक्रीज कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, डोमेस्टिक एज फॉरेन बिजनेस या कंपनीज अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कॉम्पिटिटिव प्राइस फिक्स करने लगा, प्रोडक्ट को इनहेंस करने लगा, प्रोडक्ट इनहेंस मतलब क्वालिटी एंड सुपीरियरिटी, और कॉस्ट कम करने लगा जिसका बेनिफिट कस्टमर को मिलना शुरू हुआ। ठीक है, देयर इज अ ग्रेटर चॉइस बिफोर द कंज्यूमर्स हु आर नाउ एंजॉय इंप्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइस फॉर सेवरल प्रोडक्ट। हम बहुत सारे प्रोडक्ट जो है कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई और प्राइस रिड्यूस हो गया ड्यू टू कंपटीशन बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज हमारे पास मार्केट में देखिए, मार्केट जो भी आपके मार्केट है उसमें बहुत सारे फॉरेन कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल होता है जो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं और एक रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल होता है, यानी डोमेस्टिक कंपनी के प्रोडक्ट के बराबर या उससे कम कीमत पर यूनिवर्सल यानी ग्लोबल प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। यानी बहुत सारे विदेशी कंपनी, जैसे आप शर्ट में देखिए, कपड़े में देखिए, यूएस पोलो, जूते में वुडलैंड वगैरह मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है एट रीजनेबल प्राइस। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन इंप्रूव या ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड कंपटीशन इन्वायरमेंट जिससे कंज्यूमर को बेनिफिट हो रहा है। As a result, these people today enjoy much higher standard of living than was possible earlier. जो पहले पॉसिबल नहीं था, आज हमारे पास हम सभी लोग मार्केट से कोई भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आसानी से खरीद सकते हैं सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। यानी जो ग्लोबल प्रोडक्ट है या दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट है जो पहले हमारे पहुंच में नहीं था, इन हैंड्स में नहीं था, रीच में नहीं था, वो भी आज हमारे रीच में है। तो अब आइए, firstly, MNCs have increased their investment in India over the past 15 years. This means investing in India has been beneficial for them. अब आइए फर्स्ट केस में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखो अभी हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं।